नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, है ना। मुझे माफ़ कीजिए कि काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। वजह बस इतनी सी थी कि हम थोड़े से बीमार थे। आपको पता है कि हमें मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू था उस टाइम पे। तो हमने सोचा कि मतलब कुछ समय के लिए प्रॉपर रेस्ट लिया जाए, क्योंकि अगर हम क्लास ले रहे थे तो हमारी खांसी बढ़ रही थी उस टाइम पे, है ना। पर कोई बात नहीं, जब भी आए अच्छे से आए। और जो प्रॉमिस किया था आपको कि आपके एग्जाम से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम कब है बेटा। आपका एग्जाम तो आपका एग्जाम में 6 सितंबर को आपका एग्जाम है। और ये बेटा हम आज प्रॉमिस करते हैं आपको कि 4 तारीख तक 4 सितंबर तक आपके जितने भी पेपर हुए थे पुराने वाले, सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए फिर आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 7 सितंबर 2021 को आपका, वो भी आपके सेकंड शिफ्ट वाला का। उसमें आज हम देखेंगे 30 वाला आपके हम देख चुके थे पहले, है ना। आज हम उसके आगे देखेंगे ताकि क्वेश्चन आप देखेंगे इस क्लास में। चलिए, इतना दिमाग में बैठा लो, इतना दिमाग में बैठा लो कि बिना दर्द के सफलता संभव नहीं है। पेन तो होगा, क्या होगा बेटा आपको, पेन तो होगा। बिना दर्द के सफलता तो मिलना पॉसिबल है नहीं, है ना। और ये आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि हमें मतलब बिना दर्द के सफलता मिल जाएगी। मुझे पता है कि अभी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इस पेन से गुजर रहे होंगे, है ना। क्योंकि सच्चाई तो यही है, जीवन का सार भी यही है कि जब एग्जाम पास आता है तो व्यक्ति जो होता है उसके हाथ पे फूलना शुरू हो जाते हैं। और आज आपकी 26 हो चुकी है और आपके अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच्चे हुए बेटा आपके, है ना। तो उन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आप बस एक ही काम करेंगे, और वो काम होगा आपका रिवीजन का, है ना। क्या काम होगा बेटा आपका, तो वो काम होगा सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन का। ज्यादा कुछ सोचिएगा मत, जो होगा देखा जाएगा। बस आप अपना बेस्ट दीजिए। जब आप अपना बेस्ट देंगे तो क्या पता मालिक भी आपकी बात सुन ले, है ना। चलो फिर, आज का पहला सवाल सिंपल सा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन एल्कीन बर्न। क्या बोल रहा है, एल्कीन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, है ना, और आप एनसीईआरटी पढ़ी हो क्लास 10th की, तो उसमें चैप्टर है कार्बन एंजिस कंपाउंड। तो वहां पर ना ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस प्रकार से वहां पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्या आपका, तो वो दिया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या चीज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फिल्म। क्या देती है आपकी, तो वो देती है आपकी क्लीन फिल्म, देती है आपकी मतलब एकदम साफ फिल्म, है ना, साफ धुआं टाइप का। उसी प्रकार से एक होता है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, है ना, आपका एल्कीन या आपका एल्काइन। क्या देता है बेटा आपको, तो वो देता है येलो फिल्म। क्या देता है आपको, तो वो देता है आपको येलो फिल्म देता है। और साथ में लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और बहुत सारा कड़ा धुआं देता है आपको, है ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सवाल कहां से था बेटा आपका, सवाल था आपका वहीं से, एनसीईआरटी से। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका येलो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए आगे देखिए, सवाल क्या है। सवाल है सिंपल सा, पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो सोचना पड़ेगा नहीं आपको। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। बताइए कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, बताओ बेटा, है ना। देखो, एनसीईआरटी चैप्टर आपका नेम है कौन सा, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10th। उसमें ये लिखा हुआ है एटॉमिक साइज। क्या दिया बेटा आपका, एटॉमिक साइज दिया हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 37 पिकोमीटर। कितना दिया बेटा आपका, तो वो दिया है 37 पिकोमीटर आपको दिया हुआ है। क्या, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आपका। तो कितना हो जाएगा आपका इसका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा 37 पिकोमीटर, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था, हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया था आपसे
क्या पता इस बार कुछ आप पूछ लिया जाए आपसे। तो इसीलिए ये जो दिया हुआ आपका यहाँ पर दिया हुआ बेटा ना, थोड़ा दिमाग में डाल के रखना कि बोरोन 88, क्या बेटा, बोरोन आपका 88, बेरिलियम 111 है ना, ऑक्सीजन 66 है आपका, नाइट्रोजन आपका 74 आपका, लिथियम 152 एंड कार्बन आपका 77। ठीक है ना। तो क्या पता इस बार यहाँ से आपका सवाल आपसे पूछ लिया जाए, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो आपका DSSS भी है ना, चाहे मतलब कोई सी सेंटर की जॉब्स हो आपकी, उसमें आपकी जो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में कोई भी डाटा आपका, कोई भी फैक्ट आपका, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपके लिए, है ना। चलो फिर सवाल है थोड़ा सा अजीब सा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में क्लास 10th की, है ना, कौन सा वाला, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे क्या पूछा गया है, व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोलेनॉइड। क्या बोल रहा है कि एक परिनालिका, किसके विषय में बेटा, एक परिनालिका के विषय में कौन सा आपका कथन सत्य है। कौन सा कथन आपका बेटा जी ट्रू है, आपका सत्य है, किसके विषय में, सोलेनॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक परिनालिका के विषय में। तो ये बात आप जानते हो कि सोलेनॉइड होता है आपका, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ बनती है बेटा, अंदर बनती है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, है ना, कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, है ना। आप क्लास 10 के हिसाब से पढ़ेंगे जाके, उसको जाके देखिए जाके, वहां पर ये चीज सबको साफ साफ लिखी हुई है ना। और वहां पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आपके जो ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है आपके, वो आपके आंसर क्यों नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि हम आपको 3 पेपर आपको क्या करवा चुके हैं, 3 पेपर आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं बेटा आपको, है ना। तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी ही होगी, है ना। इसीलिए बार बार मैं एनसीईआरटी की मतलब इमेज होती है, मतलब उसको लेके नहीं आ पा रहा हूँ, मतलब आ भी नहीं रहा हूँ, इसीलिए कि आप खुद भी कुछ थोड़ा सा काम करें, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि आपको अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं है इस दुनिया में, है ना। अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। चलिए सिंपल सवाल है, अ गैल्वेनोमीटर बिहेव लाइक अ अमीटर। क्या हो बेटा, अगर आपका गैल्वेनोमीटर बिहेव कर रहा है कैसे, अमीटर की तरह। गैल्वेनोमीटर एक अमीटर के समान व्यवहार करता है, कब करता है बताओ, जब शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू इज एडेड इन, कहां पे बताओ, बताओ बेटा बताओ, कहां पर, आपका पैरेलल में, कहां पर, समानांतर में आपका जब रखते हो, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो एज अ अमीटर की तरह काम करता है आपका। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका केवल ए वाला, है ना, कौन सा, पैरेलल आपका हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम नहीं करता है ना बेटा, कौन सा इनमें से है जिसका उपयोग हम नहीं करेंगे एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, आप बताओ। स्टेटमेंट फर्स्ट है सोडियम बेंजोएट, स्टेटमेंट सेकंड आपका है सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड। देखिए जो दोनों हैं आपके, दोनों आपके यूज में आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका नाइदर वन नॉर टू, है ना, नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक और ना ही दो आपका। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सवाल है व्हेन प्रिपेयरिंग सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। क्या बोल रहा है कि अगर, जब आप बनाते हो डायग्राम किसका, देखते हो हाइड्रो पावर प्लांट का देखते हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इट। तो उनमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, उसमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, यह आप बताना है। क्या बोल रहा है बेटा आपसे, तो ये बोल रहा है जल विद्युत संयंत्र पर व्यवस्थित आरेख तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा इसका घटक नहीं होगा।
जब आप क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जाएंगे, वहाँ पर पेज खोलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, आप जहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको कि वहाँ पर जनरेटर और टरबाइन का यूज मतलब दिख सॉरी दिखता नहीं है आपको, है ना। तो इसका हो जाएगा नाइदर 1 और नॉट 2, ना तो 1 और ना ही 2 आपका। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं आपका, है ना। देखिए सवाल क्या है बेटा, सवाल आपका है व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग अ मॉडल ऑफ एटम। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल ज्ञात करने के लिए अपने प्रयोग के लिए सोने की परत का चयन क्यों किया। बता बेटा क्यों रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही इस्तेमाल किया। सिंपल सी बात है, जो आपका गोल्ड गोल्ड है बेटा आपका प्योर मेटल है आपका, है ना। और धातु को आप पतला पतला कितने पतला आप चाहो उसमें कन्वर्ट कर पाते हो, तो इसलिए इसका हो जाएगा एज इट इज अ थिन। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि क्योंकि यह पतला हो सकता है, यही वजह है कि जो आपका रदरफोर्ड थे उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। चलिए फिर आगे देखिए बेटा, देखिए गैस इज वन ऑफ द केमिकल यूज्ड टू प्रोड्यूस ओशियन थर्मल एनर्जी। कुछ क्लासेस पहले हमने इसका सेम आंसर दिया था बेटा, इमेज भी लेके आए थे आपकी एनसीईआरटी की, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर, है ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी। तो वहां पे लिखा हुआ था कि अमोनिया जो है ना, एज ए केमिकल यूज करते हैं, किसमें निकलता है आपका कब, ओशियन थर्मल एनर्जी में। महासागरीय तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा अमोनिया, NH3 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिलेक्ट लाइम। क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। ये तो पता होगा ना, बहुत ही बार आपको समझा चुका हूं मैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं बेटा हम, बताओ। उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना। सिलेक्ट लाइम उसे बोलते हैं, है ना बेटा। किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका क्या बेटा जी बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना बेटा। उसी प्रकार से अगर बात की जाए कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, तो ये क्या होता है बेटा आपका बताओ, तो ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है बेटा आपका बताओ, कैल्शियम क्लोराइड CaCl, है ना सॉरी। और कैल्शियम ऑक्साइड बेटा क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपका। चलो फिर आगे देखो देखिए गैस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। CaCl2 का क्वथनांक क्या होगा, एनसीईआरटी उठाओ जाके, दोनों क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये टेबल आपके कहाँ बनी हुई है। जब आप इस टेबल को देखो जाके तो पता चलेगा आपको कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये रहा आपका, और बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका बेटा, ये है आपका 1900। देख पा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, तो इसका हो जाएगा 1900 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आपका TSSB एग्जाम जो है वो आपसे टेबल में से डाटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, टेबल में से आपका डाटा पूछ रहा है। अगर लास्ट टाइम ये पूछ लिया गया था तो क्या पता नेक्स्ट टाइम क्या पूछ ले आपसे इनमें से। तो डाटा को भी क्या करेंगे आप याद करेंगे। ये मत सोचिए कि हमने कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो चीजें मतलब बेहतर हो जाएंगी। आपको नहीं पता, सिंपल से सवाल आते हैं, बस फैक्ट बेस होते हैं, आप उनको अपनी बुद्धि से कर नहीं पाओगे सॉल्व से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप खुद ही बताइए ना कि यहाँ पे लिखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप इसका क्या तुक्का मारो जाके, है ना। तुक्का आपको लगेगा नहीं यहाँ पर किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए दिमाग खोल कर रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपकी है क्लास 9th एंड क्लास 10th की, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से बेटा आपके आएंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे।
और अगर आपने इसे अच्छे से गो थ्रू कर लिया गया, है ना, अच्छे से उसे पढ़ लिया आपने, तो इतना मुझे पता कि आप जितना चाहिए सॉरी, जितना चाहिए उतना स्कोर आप यहाँ से कर लोगे अपने साइंस सब्जेक्ट में आप लोग। चलो अब देखो डिसिप्लिन आपका 3 नंबर का पहला सवाल क्या है। सवाल सिंपल सा है, देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। सवाल क्या बेटा, मुझे पता बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर इसकी इंग्लिश कहाँ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो व्हेन, एक सेकंड, हाँ, विच गैस is formed which gas is formed when a metal oxide when metal oxide when metal oxide एक सेकंड, मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid। क्लास 10th चैप्टर नेम एसिड बेस एंड सॉल्ट, जाओ पढ़ो जाके, वहां पता चलेगा आपको क्या पता क्या पता चलेगा बेटा आपको कि अगर आपका मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड, अरे ऑक्साइड कहां से आ जाता है फिर बीच में, कार्बोनेट रिएक्ट विद आपका क्या एसिड, तो क्या बनेगा बेटा आपका बताओ, तो बनेगा आपका क्या, तो आपका बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, पानी आपका, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगी बेटा आपको, तो वो बनेगी आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी आपकी। तो क्या हो जाएगा इसका आपका बताओ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये देखिए सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इट अ ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, क्या बोल रहा है कि ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स पर, है ना, या इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। निम्नलिखित में से कौन तनों, क्या बेटा कौन तनों और जड़ों के बढ़ते सिरे पर मौजूद होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, बताइए। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास में, ऑप्शन हमारे पास में इंटरकलरी मेरिस्टेम, एपिकल, बैक्यूल्स एंड कैम्बियम। क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नेम टिश्यू, वहां पर लिखा हुआ साफ साफ दिया हुआ इस प्रकार की इमेज दी हुई है आपको बेटा, है ना। देखो एपिकल, इंटरकलरी, लैटरल आपका, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम आपका एंड आपका लैटरल मेरिस्टेम आपका। अब देखो एपिकल का काम क्या होता है बेटा बताओ। देखो प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। सेम आया ना आपका ऑप्शन बन के बेटा यहाँ से, है ना, देख पा रहे हो ना आप लोग। देखो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका काम क्या होता है, उसको लेंथ बढ़ाने का काम होता है। इसका काम क्या होता है बेटा बताओ, अगर सपोज कि यहाँ से टूट गया तो इसका काम भी होता है क्या, जो ये करता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपकी गर्थ को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना बेटा, आपकी चौड़ाई को बढ़ाना, आपकी चौड़ाई, या मतलब कि आपका देखो द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इंक्रीज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम। जो आपका लैटरल मेरिस्टेम है आपका, उसका काम क्या होगा बेटा आपका, उसका काम होगा गर्थ बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना आपकी, है ना। उसी प्रकार से जो आपका होता है इंटरकलरी मेरिस्टेम होता है, वो कहाँ पर होता है आपका, वो आपको देखने मिलता है नियर द नोड्स। ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा आपका इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, सवाल सिंपल सा है, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। देखो वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है किसमें,
रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी हम धोने वाले साबुन का जो मतलब सोडा होता है उससे हम यूज करते हैं। तो इसको हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा दोनों आपके। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया बेटा। चलो आगे देखो, ये तो आता ही होगा आपको, पता मुझे, मुंह तो बनाओ मत। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। ये थोड़ा सा बेटा अपर लेवल का सवाल है, 9-10 से आपका ये सवाल नहीं बन पाएगा, सच्चाई तो यही है। कृत्रिम उपार्जकों को कितने भागों में बांटा गया? भाई बेटा 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बताओ, पता होगा ना आप लोगों को। देखो, एक होता है आपका एनायोनिक, है ना, कैटायोनिक, एक होता है आपका न्यूट्रल। जाओ, जो आपका नोट्स हैं आपके 11th-12th वाले, जाको से पढ़ो जाके, तो वहां आपको इसकी मिल जाएगी। चले आगे देखो, सवाल क्या बेटा आपका, तो सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट होगा जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एक अति संक्रिय और एक अति उत्तेजित कण कहाँ मिलेगा आपको, बता बेटा। तो वो मिलेगा आपको प्लाज्मा स्टेट में। कहाँ मिलेगा बेटा आपको, तो वो मिलेगा आपको प्लाज्मा स्टेट में मिलेगा। देखो सीन क्या है, कोई चैप्टर आपका है क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो वहां पर आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा आपका वहां पर, तो वहां दिया गया आपको सॉलिड सॉरी लिक्विड एंड गैस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। जो पदार्थ होते हैं उनकी 3 अवस्था दी हुई हैं, लेकिन जो 2 अवस्थाएं और होती हैं, कौन सी, प्लाज्मा स्टेट और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपकी कौन सी है, चौथी, और ये आपकी 5वीं है। तो इसे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि मतलब उस चैप्टर में ये चीज आपको दी नहीं गई है ना बेटा। चलो अब देखो, इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, मुझे पता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट। दांत क्षय होने के लिए मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, बता भैया। एनसीईआरटी चैप्टर नेम एसिड बेस सॉल्ट, आप लोग पढ़ा होगा क्लास 10th की, तो वहां पे लिखा हुआ है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। देखो, लोअर देन 5.5, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़िए। देखो, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन गैस मेक्स अप गैस ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल का कितना प्रतिशत बनती है, सभी को पता होगा, 95 से लेकर 80% आपका, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल आपका 9-10 से आपका नहीं होगा, है ना, पर कोई बात नहीं, कोशिश पूरी है। देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड विच आर। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट की मदद से की जाती है। वो कौन से होते हैं बेटा आपके, तो वो होते हैं आपके बीटा लिम्फोसाइट और एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लास 10 की क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे जाके ब्लड एंड सर्कुलेशन आपका, तो वहां पे जी आपको दी हुई है आपको, है ना बेटा। चलो फिर आगे देखें, सवाल थोड़ा सा अजीब सा है ना, बस मुंह मत बनाइए। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। इसका आपका ये दिया हुआ 40 दिया हुआ आपका 0.5 मोल कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा।
ये आपको बताना है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्या करोगे बताओ। ये यहाँ पे देखो पहले, मास ऑफ वन मोल ऑफ कैल्शियम कितना है यहाँ पे बेटा आपका, तो वो है आपका 40 ग्राम दिया हुआ आपका, है ना। दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ये देखो ना, कितना दिया हुआ बेटा, 40 आपका दिया हुआ है। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, देखो क्या निकालना बेटा, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम आपको फाइंड करना है ना। ये करना है बेटा, तो क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका, तो वो आ जाएगा 20 ग्राम आपका आ जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल सा था आपका, है ना। चलो आगे देखो, ये तो आपको पता होगा, बहुत सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सा। गैस वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितने मोल्स आपके पानी के होते हैं बताओ, सबको पता होगा ना, हाँ कि ना। कुछ तो बच्चे ये बोलेंगे सर हमको तो ना फॉर्मूला ही नहीं पता है, होता क्या वॉशिंग सोडा का। अरे बता रहे भैया, आपको बता रहे हैं। देखो Na2CO3 गैस 10 मोल्स ऑफ पानी वाटर आपका, तो कितने हो गए बेटा आपके, तो ये हो गए आपके 10 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आपके हो गए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा जी, चलिए सर देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Al पॉजिटिव। Al पॉजिटिव आयन में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ भैया, सबको पता होगा है कितना होगा। Al पॉजिटिव आपसे पूछा गया है, बताओ किसी को पता है कि नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, हाँ कि ना। बताओ बेटा जी। देखो सीन क्या है कि जो आपका एल्यूमिनियम है बेटा आपका, उसका जो ऑटोमोस्ट सेल है, भाई जो कक्षा है, उसमें क्या बेटा आपका, उसमें आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। और आपको समझाए थे कि अगर सवारियां कम हो तो क्या करते हैं, हम उन सवारियों को उतार देते हैं। सिंपल सी बात है ना, क्या करते हैं, उन सवारियों को उतार देते हैं। अगर हमारी 3 सवारियां उतर जाती हैं तो क्या होगा, तो ये हमारे पास आएगा Al3 पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या, तीनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में चले गए, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे पूछा गया क्या है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हुए हैं, है ना। अब देखो अगर Al पॉजिटिव यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका जा चुका है, प्लस का मतलब क्या है वहां पर, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका जा चुका है। कितने बचे बच्चे आपके बाहर कक्षा में, तो 2 बच्चे, 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, है ना बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिसीज इन ह्यूमंस बाय डू फॉल इल क्लास 9th एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सा कवक दाद के लिए जिम्मेदार है जो मनुष्य में सबसे आम संक्रमण रोग है, कौन सा है बेटा आपका, तो वो है आपका ट्रिप्टोफैन। कौन सा है आपका बेटा, तो वो है आपका ट्रिप्टोफैन है आपका। देखिए रिंगवर्म क्या होता है, देखिए अ कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन है आपका, सबको पता होगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली 40 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई आर कॉजेस रिंगवर्म। 40 से अधिक क्या होते हैं, अलग अलग फंगस होता है आपका, जो कि आपका रिंगवर्म पैदा करता है। उनमें से कुछ आपके कौन कौन से हैं,
क्रिप्टोफाइटन हो गया आपका, माइक्रोस्पर्म हो गया आपका, या एपिडर्मोफाइटन आपका हो गया। ये आपका 3 आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लास उसमें 12th में आपका। चलिए फिर आगे बढ़िए। अब देखिए कोनिडिया, इन्फेक्शन ऑफ माउथ थ्रोट, गले में आपका इसोफेगस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपका। क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट कोनिडिया की वजह से आपका हो जाता है ना। फंगस डिसीज कौन सी आपकी, फ्यूसेरिया विल्ट, जिसे हम पनामा डिसीज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? पनामा डिसीज के नाम से जानते हैं। अफेक्ट बनाना प्लांट्स, क्या करता है जब आपका बनाना प्लांट होता है उसको मतलब अफेक्ट करता है ना। देखो एस्पेरिगलस, ये क्या एक प्रकार का आपका मोल्ड फंगस है आपका, है ना। इसमें ये क्या होता है, एस्पायरोग्लोसिस से मतलब ये होती है आपकी। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, जो गला है आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, वो उसमें इन्फेक्शन आ जाता है ना, इलनेस बाय इस स्पोर, ठीक है ना। चलो अब देखो, सबको ये तो पता ही होगा, हाँ कि ना। आपको बताओ, हम पढ़ा चुके हैं आपको क्लास 9th एनसीईआरटी इन मैटर अराउंड एक्सप्लोर विच ऑफ द वन फॉलोइंग डिस्पर्सिव मीडियम ऑफ और इमल्सन, निम्नलिखित में से कौन सा पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। देखिए आपको होता सॉल्यूशन होता है आपका, पता होगा सबको, हाँ कि ना। एक होता है उसमें डिस्पर्सन मीडियम, है ना। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो सपोज आपका बर्तन है ना, आपने इसमें डाली चीनी, तो चीनी क्या बेटा आपका सॉल्यूट है ना। और पानी क्या हो गया बेटा इसमें, बताओ। जो पानी है इसमें वो क्या हो गया, आपका हो गया सॉल्वेंट। उसी प्रकार से एक होता है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, यानी कि जो आपका पानी है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। और डिस्पर्सिंग फेस क्या बोलेंगे, जो उसमें डालेंगे हम, है ना। तो देखो इमल्सन के लिए कौन सा आपका होगा, बताओ। देखो इमल्सन है ना, लिक्विड एंड लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या बेटा आपका लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या बेटा आपका इसका लिक्विड होगा, यानी कि तरल आपका होगा। कौन सा वाला, बी वाला, यानी कि केवल और केवल आपका बी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। चलो आगे देखो, इसको करना है आपको याद, क्या करना है बेटा आपको, तो इसको करना है याद करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि यहां से सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलो ये तो पता ही होगा ना बेटा, ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, लिटमस ब्लैंक का मूल रंग क्या होता है बताओ, तो वो होता है बेटा आपका पर्पल। कैसा होता है आपका, तो वो होता है आपका बेटा पर्पल होता है आपका, कैसा बैगनी होता है आपका। आगे देखो सवाल सिंपल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सिलिकॉन। ये बोल रहा है कि सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, किसमें बेटा सिलिकॉन में, हाँ कि ना बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ, जो सिलिकॉन है बेटा, जो सिलिकॉन आपका है Si, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा आपका, बताओ बताओ, तो वो होता है आपका 14, है ना, हाँ कि ना। 2 8 बताइए भैया, बताओ बताओ अल्लाह, है 14 हो गया ना बेटा आपका। देखो 2 8 2 8 4, अब देखो 2 और 8 10, और 10 और 4 14, बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके 4, आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए ये तो सबको पता होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस 2 इक्वल डॉटर सेल्स, एक कोई ऑर्गेनिज्म है इस प्रकार से, है ना, और इससे आपके बेटा 2 डॉटर सेल्स आपकी बन रही हैं। अब बताओ इससे क्या बोलोगे, बताओ बेटा इसे क्या बोलोगे, तो इसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे बेटा, तो इसे हम बोलेंगे द्विखंडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे
इससे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन या द्विखंडन। हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ पहले, स्पोरुलेशन बीजागुणजन क्या होता है, इंसेस्टेशन क्या होता है, बस्तीकरण क्या होता है, वजन या मुकुलन ये क्या होता है? सबको पता है या नहीं पता है? देखो, ये बाइनरी फिजन, पेरेंट सेल ग्रो एंड स्प्लिट इनटू न्यू डॉटर सेल्स, each cell has a capacity to grow inside and divide further। बाइनरी फिजन, ब्रेक हो जाना, नया बन जाना दो इक्वल पार्ट्स में। वजन जानते होगे, वज निकल आती है ना? प्रोसेस इन विच वज इज ग्रोन, वज आपकी निकलती है ना? किससे? पेरेंट्स में आपका। हाइजाक्स का बेस्ट एग्जांपल है बेटा, है ना? इंसिस्टेशन ये क्या होता है? विच बॉडी इज इनक्लोज लाइक अ कैप्सूल, कोई चीजें आपका मतलब सपोज कर लो कि मतलब आपका कोई पॉलन है ना, अब उसमें जो सिचुएशन है मतलब काफी अजीब सी आ गई है ना, तो क्या होगा? तो वो खुद को मतलब एक कैप्सूल में बंद कर लेगा, है ना? उसी प्रकार से स्पोलेशन, स्पोर, है ना? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर बनना कब? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन आपके फेवर में ना हो तो क्या बना लेना बेटा आपको? स्पोर बना लेना। आप आगे देखो सबको आता होगा इसका आंसर, गैस इन द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। कहाँ जा रहे बेटा आप? हम जा रहे हैं कहाँ से? ठोस से चले गए हम कहाँ पर? गैस पर। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। कहाँ बोलेंगे इसको हम? तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन के नाम से इसे हम जानते हैं, है ना? एवापोरेशन आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है, डिपोजिशन जानते ही हो, बॉइलिंग आपको पता ही है। ना पता हो तो जाके क्लास 9th की एनसीईआरटी मैटर इन अवर सराउंडिंग में जाके आप पढ़ सकते हो वो चीज, है ना बेटा? चलो अब देखो, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार। आइसोबार समभारिक का गुण कहा होता है भैया? बताओ, बताइए बताइए, समभारिक का गुण कहा होता है ना? आइसोबार, तो उसमें जो मास नंबर है बेटा वो कैसा होता है? सेम होता है, सेम मास नंबर। क्या चीज? इनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है बेटा जी? समान होती है। किसमें? आइसोबार में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 की एनसीईआरटी। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं आप सबको जाके पढ़ना पड़ेगा। चलो इसका आंसर आप लोग स्वयं देंगे क्योंकि आप सभी होनहार छात्र हैं हमारे, है ना? और आगे जाके भावी अध्यापक बनेंगे आप लोग, है ना? देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ mg। 120 ग्राम ऑफ mg में कितने मोल्स होंगे ये आपको बताना है। क्या बताना है बेटा आपको? कितने मोल्स होंगे। देखो, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आपको कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना? देखो ऐसे नहीं, अब समझ में आएगा। एटॉमिक एटॉमिक मास होता है mg का, कितना होता है बेटा आपका mg का? तो वो होता है 24, सबको पता है ना? और ये बात आप जानते हो कि 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ mg क्या होगा? वो होगा एटॉमिक मास ऑफ mg के बराबर। सबको पता है ना बेटा? तो क्या हो गया ये? बताओ क्या हुआ ये बेटा? तो ये हो गया आपका 1 ग्राम ऑफ मोल 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम। क्या हो जाएगा बेटा आपका? जो मोल्स होंगे कितने जाएंगे आपके? 1 मोल हो जाएगा उसका, है ना? अब देखो, अब 1 ग्राम ऑफ मोल एटम विल कंटेन, देखो यहां पर 24 ग्राम था, है ना? कितने में? 1 में। अब निकालो 1 का, है ना? अब निकालो 1 ग्राम ऑफ mg
एटम। तो क्या करेंगे, हम करेंगे 1/24 कर दिया हमने, है ना बेटा। अब देखो, अब बोला गया क्या हमसे, अब बोला गया हमसे कि अब निकालो 120 ग्राम का, क्या निकालो बेटा, अब निकालो 120 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 1/24 / 120, सॉल्व इट। तो कितना आएगा बताओ, तो आ जाएगा आपका 5 आपका आ जाएगा, है ना। 24 पंजे 120। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा जी। चले, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ो। आज का आखिरी सवाल वो क्या बेटा आपका, वो सिंपल सा है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है। सबको पता है क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया बेटा जी। चलिए फिर, बाकी आपको पता ही है करना क्या है, सभी समझदार बच्चे हैं, है ना, सबको पता है कहाँ पर क्या मिलता है, बार बार कहीं जरूरत नहीं पड़ती नहीं है ना। फिर चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, है ना। चलो।